जो कंडीशन है वो यहीं से हमने डिराइव की इस फॉर्मूले से, जब हमें पता चला एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहां पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, और इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, साइन नेगेटिव ये शो कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुई, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साइन नेगेटिव आएगा, तो पक्की बात है एक्सेलरेशन के साथ साइन पॉजिटिव आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मतलब एक्सेलरेशन आपकी बार पॉजिटिव होगी, और यहां पे हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है अपवर्ड और नेगेटिव है डाउनवर्ड्स। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और ये जीरो कब होगी? जब y जीरो होगा। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कब तक एक्ट कर रही है? जब तक पार्टिकल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड है। जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। और न्यूमेरिकली अगर हम बात करें तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फंडामेंटल कंडीशन थी एसएचएम की। अगर हमें चेक करना है कोई बॉडी कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं, तो आप एक ही काम कीजिए, उस पार्टिकल को किसी एक पोजीशन पर रख दो डिस्टेंस y पे, उसके ऊपर चेक करो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही है। एक बार रिस्टोरिंग फोर्स आपको मिल गई तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास। और ये एक्सप्रेशन डिराइव करो, चेक करो उस एक्सप्रेशन में क्या एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रही है कि नहीं। अगर तो आ गई तो पक्की बात है बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। तो फंडामेंटल कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू टोन्स। कई बार हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं, हमें पता है पहले ऑपोजिट डायरेक्टेड है, तो फिर हम देखते हैं सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। हाँ, अगर रीस्टोरिंग वर्ड यूज करूंगा फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बार ऐसी कंडीशन आपको मिल गई तो इससे पता चल जाएगा फॉर श्योर बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। कौन सा एसएचएम? लीनियर या रेक्टिलिनियर एसएचएम। स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ये बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है। और अगर ये बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो जब अपने y का फॉर्मूला डिराइव किया तो वहीं से ये वैल्यू निकल के आ रही है y अपॉन ए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ y आ रहा था, तो उसी फॉर्मूले से। या फिर पिछली क्लास में हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। m को क्या नाम दिया था हमने? हाँ, लीनियर एसएचएम में मास, वरना इसको हमने नाम दिया था इनर्शिया फैक्टर। हमने क्या नाम दिया इसको? दिस इज इनर्शिया फैक्टर। एंड व्हाट इज के? फोर्स कांस्टेंट। हाँ, फोर्स कांस्टेंट, या इस केस में हम इसको बोलते हैं स्प्रिंग फैक्टर। और इस केस में ये स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है? दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन में एसएचएम। अगर स्ट्रेट लाइन में एसएचएम ना हो, एंगुलर एसएचएम हो, मतलब है तो एसएचएम बट पाथ उसका कैसा होगा? सर्कुलर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको ये याद है तो वही कंडीशन आप यहां पे ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। कैसे? यहां रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, तो यहां पे क्या होना चाहिए? रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। सो अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, ऐसा कह दो। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिस्टोरिंग है। और हाँ, न्यूमेरिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए अल्फा और थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है तो बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एंगुलर एसएचएम। और अगर बॉडी एंगुलर एसएचएम एग्जीक्यूट करने जा रही है, अब उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इस फॉर्मूले के एनालॉगस y है डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी जगह थीटा और a की जगह अल्फा, और वो जो दूसरा वाला फॉर्मूला उसके एनालॉगस 2 पाई मास का रोटेशन एनालॉग क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और k को लिख तो k ही रहे हैं, बट अब की बार यस, k इज टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर ही कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। और ये टॉर्जनल कांस्टेंट क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या था? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, अब टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी कहानी हमने डिस्कस की थी एसएचएम की। ये सबको क्लियर है? यस सर। अगर किसी ने बीच का लेक्चर मिस भी किया है तो भी अगर यहां से डायरेक्ट वो शुरू करे, एटलीस्ट इसके आगे का पार्ट तो हो सकता है। सिर्फ उसको ये नहीं पता होगा ये फॉर्मूला आया कहां से, लेकिन आने के बाद
फाइनली, ठीक है। और इसी में यहीं से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखी थी, याद है आपको? Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ? क्या मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन? Yes, sir. बस ये वैल्यू इसकी पुट कर दो यहां पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनेगी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर? Yes, sir. इसके बेसिस पे हमने अलग अलग केसेस में टाइम पीरियड के फॉर्मूला डिराइव किए, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो बताइएगा मेरे को। सबसे पहले हमने इमेजिन किया कि हमने अर्थ के अलोंग एक डायमेट्रिक होल डिग किया है। अर्थ का रेडियस अगर r है, इस डायमेट्रिक होल में आप एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर अर्थ के सेंटर के अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है। Yes, sir. अब सबके पेजेस पलट रहे हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस केस में क्या था? 2 pi r by g. 2 pi square root of r upon g, where g is value of acceleration due to gravity at the surface. Yes, sir. दूसरा केस जो हमने लिया था एक सिंपल पेंडुलम का। तो बेटा सिंपल पेंडुलम के केस में ये फॉर्मूला क्या आता है? 2 pi root l by g. ये तो पहले से याद होगा, डायमेंशनल एनालिसिस में भी काफी बार किया है। Yes. और कल हमने ये फॉर्मूला पिछली क्लास में हमने डिराइव किया था, चारों फॉर्मूले लगा के। पहले लीनियर एसएचएम माना, फिर उस पर दोनों फॉर्मूले लगा के दिखाया आपको, फिर उसको एंगुलर मान के, फिर ये दोनों फॉर्मूले लगा के भी हमने देखा। तो फाइनली ये फॉर्मूला सेम ही आ रहा था, 2 pi root l upon g। फिर उसके बाद हमने देखा था एसएचएम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी, और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आएगा इसी के बेसिस पे, अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है जिसकी टोटल हाइट है h, और सपोज इमर्स्ड पार्ट की हाइट है स्मॉल h। अब यहां तो इक्विलिब्रियम है, Yes, sir. वेट और अपथ्रस्ट बैलेंस्ड है। अगर इसको नीचे प्रेस कर दूं तो ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा, Yes, अपथ्रस्ट sir. बढ़ जाएगी। अगर ऊपर निकाल लो तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, चाहे नीचे प्रेस करूं चाहे ऊपर रहूं। तो इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करके जैसे रिलीज करूंगा तो ये बॉडी टू एंड फ्रो ऑसिलेट करती रहेगी। इस केस में भी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या आया था? अंडर रूट एच कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल एच अपॉन जी, ठीक है। इन बिटवीन पहले हमें कैपिटल एच और इसके टर्म्स में भी आया था, बाद में हमने वो रेशो डेंसिटीज की रेशो के साथ कंपेयर करके फाइनली आ गया। देखो सभी फॉर्मूले में कुछ सिमिलरिटी आ रही है। इससे क्या होगा, ये सारे फॉर्मूले याद रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में रूट के अंदर जी आ रहा है, न्यूमरेटर में लेंथ की डायमेंशन है, यहाँ रेडियस, यहाँ पेंडुलम की लेंथ, यहाँ पे हाइट ऑफ द इमर्स्ड पार्ट। फिर हमने एसएचएम इन अ यू ट्यूब ऑफ अ लिक्विड इन यू ट्यूब, एक यू ट्यूब के अंदर एक लिक्विड पोर किया। जब इक्विलिब्रियम था तो दोनों लिम्ब में लेवल बराबर था, एक में डिप्रेस किया दूसरे में राइज करा दिया। जैसे छोड़ा तो अब ये लिक्विड दोनों लिम्स के अंदर इन लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था? यस, नाउ व्हाट इज दिस स्मॉल एच इन दिस केस? जब दोनों लिम्स के अंदर लेवल बराबर है, जब इक्विलिब्रियम में है ये लिक्विड, जब आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो दोनों लिम्स के अंदर इसकी हाइट बराबर होगी ना। Yes, sir. वो जो हाइट h है। हाँ, इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी assumption ये थी कि ये वाली क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल, अगर आपको याद हो, क्योंकि टोटल वॉल्यूम मैंने बस इस लिम्ब और इस लिम्ब का लिया था। तो अगर ये बीच वाला सेक्शन नेग्लिजिबल है तभी एप्लीकेबल, अगर बीच का सेक्शन बहुत लंबा है तो चेंज आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, सारा काम वही करेंगे, सिर्फ जहां मैंने मास की वैल्यू वहां पे लिखी थी ट्वाइस ए एच, हो गया वॉल्यूम इनटू रो, तो वहां ट्वाइस ए एच रो में ये वाला सेक्शन का वॉल्यूम भी आपको ऐड करना पड़ेगा, इसका मास भी आपको ऐड करना पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गए? यस सर। फिर हमने हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग भी पढ़ा था। Yes, sir. हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग, तो हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग के केस में अगर यहां पर एक स्प्रिंग है जिसके साथ मैंने एक मास m अटैच किया, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अब मैं इस मास को डिस्टर्ब करता हूं, स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करके ये यहां ले आता हूं, ठीक है।
तो हम देखते हैं अभी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट x या y जो भी कह रहे हो आप, अगर x है तो kx, एक्सेलरेशन kx अपॉन m, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट है और kx अपॉन m, k बाय m कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला वो वाला आया था जो हमने बाद में जनरल फॉर्मूला बना दिया 2 पाई रूट m अपॉन k, वो हमने हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग के केस में ही डिराइव किया। ठीक है Yes, sir. बेटा, ये एसएचएम के कंसेप्ट कोई नहीं बार बार आपको कराएगा, लेकिन यूज बड़ी जगहों पे हो, तो इसको बार बार रिपीट कर लेना। ठीक है, और एक छोटी सी चीज मैंने बताई थी, ये जो k है, k m इंटू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद आपने एनर्जी डिटरमिन की थी, दो तरह की एनर्जीज है, काइनेटिक और पोटेंशियल। टोटल एनर्जी किसके इक्वल आती है? Okay. Shifting में हाँ, किसी भी केस में, किसी भी एसएचएम की बात चल रही है। कांस्टेंट Kinetic रहती है। plus potential. यस, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए स्प्रिंग के केस में क्या आपको फॉर्मूला पहले से याद है? हाफ के एक्स का स्क्वायर, Yes, sir. हाफ के एक्स का स्क्वायर या वाई का स्क्वायर, जिससे भी आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं। Towards mean position. हाँ, होगी हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और नहीं, एनर्जी टुवर्ड्स नहीं होती, एनर्जी होती है, एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं है, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द Yes, मीन sir. पोजीशन। ठीक है, तो ये हो गया k को अगर आप लिखना चाहो m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन की थी, वो क्या होती है? हाफ m v का स्क्वायर, ये तो हम फंडामेंटली जानते ही हैं, हाफ m v स्क्वायर, और v का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। v का फॉर्मूला क्या था? Minus ओमेगा A. इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई square. स्क्वायर। तो हाफ m v का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है, तो यहां पर ये फॉर्मूला आ जाता है हाफ, या तो k लिख लो या m ओमेगा स्क्वायर लिख लो, इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आया था? Yes, sir. ठीक है, समझ आ गया ना कैसे आ गया? तो टोटल एनर्जी इसी के बेसिस पे कितनी आ जानी चाहिए, इन दोनों को जरा ऐड करो, तो टोटल कितनी आ गई? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए A स्क्वायर, square. और ये कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी थ्रू कांस्टेंट रहती है, टोटल नहीं बदलती। हाँ, बीच में कभी वो काइनेटिक कभी पोटेंशियल, इन फॉर्म्स में ये कन्वर्ट होती रहती है। तो यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के लिए एक दूसरा तरीका भी मैंने वहां पे बताया, अगर आपको याद हो, आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख सकते हैं a sin ओमेगा t। Yes, sir. Mean position. हाँ, ये नोट कर चुके हैं ना, इसको रब कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. तो कभी कभी यहां से तो ऐड करके आपको दिख ही रहा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई वाई कैंसिल आउट हो गया। वाई तो वेरिएबल है, वाई लगातार बदलता है, बट ए क्या है? एम्पलीट्यूड, वो तो फिक्स्ड है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ, यहां टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल तीनों के फॉर्मूले मैंने डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखे। अगर आप चाहो तो साइन या कॉस फंक्शन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ये जो है हाफ के वाई स्क्वायर या हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो y क्या है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। y की वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा t। Yes, sir. और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी विच इज dy अपॉन dt, इसका फॉर्मूला आना था a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं y की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, Sir, किसके respect में दे रहे हैं? इसमें y की वैल्यू ये पुट कर दो, मतलब अभी तक y की टर्म्स में है ना, उसको साइन या कोसाइन फंक्शन में लाना हो तो बस इसी में y की वैल्यू आपने ये पुट कर दी है साइन ओमेगा t, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल। Sir, पर differentiator time के respect में कर रहे हैं ना? किसको कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? Velocity. कहां वेलोसिटी कर रहे हैं? वेलोसिटी पुट ही नहीं की। Sir, differentiate. अच्छा, उसके respect में। Yes, sir. y की वैल्यू पुट करना, इसलिए कहा मैथमेटिक्स में उलझा मत करो। चलिए यहां पे आते हैं, ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। Yes, sir. तो इससे पहले फंडामेंटली ये तो वहीं से फॉर्मूला हमने लिया था हाफ m v स्क्वायर, तो इसकी जो बेसिक वैल्यू थी वो क्या थी? हाफ m v का स्क्वायर। Yes, sir. अब v की ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t। Yes, sir. तो ये वाले फॉर्मूले और ये वाले दोनों याद रख सकते हैं। Yes, sir.
और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, समझ आया सबको कि नहीं ये फॉर्मूला कैसे है? Yes, sir. अच्छे से क्लियर हो गया ना? Yes. हाँ, तो इन दोनों को ऐड करो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो 1 होगा। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो फिर से रिजल्ट सेम आ जाएगा। यस सर। कि टोटल एनर्जी टाइम के साथ, यहां टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसको ग्राफिकली प्लॉट किया था, यस कितनी तरह के ग्राफ थे उसमें? 2। दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस था? एक था वर्सेस पोजीशन और एक था वर्सेस टाइम। अगर आप एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ प्लॉट करते हैं, एनर्जी वर्सेस पोजीशन, तो ये वाई एक्सिस है पोजीशन वाला, तो पोजीशन पॉजिटिव साइड भी होगी, नेगेटिव साइड भी, दोनों साइड ऑसिलेट करेगा। इस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे एनर्जी, तीनों एनर्जीज को। तो मान लीजिए ये प्लस ए है और ये माइनस ए है, इन लिमिट्स के बीच में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, Yes, ये sir. बीच की मीन पोजीशन है ओ। हाँ, थ्रू आउट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, किसी भी पोजीशन पे हो। तो ये ग्राफ किसका? टोटल एनर्जी का, ई का। इसकी वैल्यू क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी तो फिक्स्ड है ना थ्रू आउट। हाँ, अगर काइनेटिक और पोटेंशियल को हम लिखें तो इस एक्सप्रेशन को देखो, जब y 0 होगा तो पोटेंशियल 0 होगी। यस सर। तो y 0 होने का मतलब मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे y की जगह a पुट करोगे तो इसी के बराबर हो जाएगा। यस सर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ रहा है, मीन पोजीशन पे 0, प्लस a हो या माइनस a हो, स्क्वायर करोगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे होता तो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होती है, काइनेटिक बिल्कुल 0। अब काइनेटिक वाले पे आ जाओ, जब आप मीन पोजीशन पे होंगे y की वैल्यू 0, तो काइनेटिक कितनी होगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो मतलब पार्टिकल जब मीन पे है तो सारी की सारी एनर्जी कितनी होगी? कौन सी होगी? काइनेटिक। और एक्सट्रीम पे इसी फॉर्मूले में y की जगह a पुट करो तो 0 हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका था? काइनेटिक एनर्जी का। ये हमने शायद वर्क एनर्जी एंड पावर में भी किया था, है ना? समझ आ गई बात? दूसरा ग्राफ एक और प्लॉट किया था हमने, एनर्जी वर्सेस टाइम, एनर्जी वर्सेस टाइम, E वर्सेस T। तो टाइम कौन कौन सा लिया हमने? टाइम 0 लिया, टाइम T/4, टाइम T/2, टाइम 3T/4 और टाइम कैपिटल T। यस सर। टाइम 0 पे पार्टिकल, टोटल एनर्जी अगेन फिक्स्ड है, टाइम बदल रहा है बट टोटल एनर्जी नहीं बदल रही। टोटल एनर्जी ये वही है, E हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी, टोटल कांस्टेंट है। टाइम 0 पे पार्टिकल मीन पे था, जब पार्टिकल मीन पे होता है तो पोटेंशियल 0 होती है। यस सर। टाइम T/4 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल हाईएस्ट होती है। यस सर। T/2 पे वापस मीन पे, 3T/4 पे दूसरे एक्सट्रीम पे, एनर्जी तो पॉजिटिव रहेगी, एनर्जी थोड़ी नेगेटिव जाएगी फिर यहाँ। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब एनर्जी भी वेरी कर रही है पीरियोडिकली, बट एनर्जी का टाइम पीरियड हाफ है या एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है। अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी के ये कौन सी, ये पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी के 2 साइकिल पूरे हुए टाइम कैपिटल T के अंदर। आप चाहते तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप ट्राई करना, इसको भी देख के प्लॉट करोगे तो सेम ग्राफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर अब मैं यहां पे काइनेटिक का ग्राफ प्लॉट करूं, टाइम 0 पे पार्टिकल मीन पे, तो मीन पे काइनेटिक हाईएस्ट होती है, T/4 पे एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0, फिर T/2 पे वापस मीन पे, 3T/4 पे दूसरे एक्सट्रीम पे। जब जब एक्सट्रीम पे होगा तो काइनेटिक 0 होगी, और जब मीन पे होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम। तो काइनेटिक का ग्राफ इस तरह से बनेगा। टोटल एनर्जी तो ऑसिलेट नहीं कर रही, पीरियोडिकली वेरी नहीं कर रही, वो तो फिक्स्ड है। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये काइनेटिक एनर्जी का है, टाइम के साथ ये ऐसे वेरी कर रही है। तो टाइम कैपिटल T के अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के 2 साइकिल कंप्लीट हुए। तो अगर कोई पूछे एनर्जी की वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी, वो पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का डबल होगा। टाइम कैपिटल T में पार्टिकल ने एक साइकिल कंप्लीट किया, पार्टिकल की वेलोसिटी का भी एक साइकिल, क्योंकि वो भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है,
और पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है, सबका एक एक साइकिल कंप्लीट हुआ। हाँ, सब में फेज डिफरेंस था, पोजीशन से आगे चल रही है वेलोसिटी π/2 से, और वेलोसिटी से भी π/2 आगे चल रही है एक्सेलरेशन, बट तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पीरियोडिकली वेरी कर रही हैं, बट सिंपल हार्मोनिकली नहीं, क्योंकि डबल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब है सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव साइड नहीं, काइनेटिक तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती ना, तो एनर्जी नेगेटिव साइड नहीं जा रही। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल आ रही है, इसमें टाइम कैपिटल टी में दो साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इसमें? तो ये पार्ट वो था जो ऑलरेडी कवर कर चुके हम। फिर हमने पिछले क्लास में फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स्ड और रेजोनेंट पढ़ा था, वो भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक केस हमने स्टडी करना है, आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, SHM of a vertically loaded spring, SHM of a vertically loaded spring, horizontally loaded spring का SHM तो हमने पढ़ा, और वो जो फॉर्मूला था टाइम पीरियड का 2π√m/k, वो उसी के केस में आया था, हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग के केस में। अब वैसे बेटा वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग में भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है, 2π√m/k, वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट उसको हमने जनरल फॉर्मूला बना लिया है। अगर जनरल फॉर्मूला बनाया मतलब हर केस में एप्लीकेबल है, वो तो है ही है। उसके साथ हम एक फॉर्मूला और यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं SHM ऑफ अ वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग। वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग, अगर एक स्प्रिंग को हम वर्टिकली लोड करें, कैसे लोड करें? वर्टिकली। आई होप वर्टिकली लोड करने का मीनिंग सबको क्लियर है। ये आ गया हमारा स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, बट इट इज अनलोडेड येट, अभी तक हमने इसको लोड नहीं किया, अभी तक हमने इसको लोड नहीं किया, अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब मैं इसके साथ एक मास सस्पेंड कर देता हूं, मतलब इसको लोड करता हूं। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने इसके साथ एक मास अटैच किया, जैसे हमने इसको लोड किया, ये पहले ही थोड़ा खिंच गया, यहां तक आ गया। कितनी लेंथ से स्ट्रेच हुआ? सपोज लेंथ L से स्ट्रेच हुआ। कॉमन सेंस की बात है, लोड करेंगे थोड़ा नीचे आएगा ना। सपोज इस सिचुएशन में इस पे कोई रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, वो है F1। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? K इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो K, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हमने? L, तो K इंटू L होगी रीस्टोरिंग फोर्स। यस और नो? तो अगर मैं इस बॉडी जिसका मास है m, अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इस पे अपवर्ड फोर्स है K इंटू L और डाउनवर्ड फोर्स है वेट mg। दोनों बैलेंस्ड है। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट K L इज इक्वल टू mg, और यहां से अगर आप चाहें K बाय m की वैल्यू, K बाय m नहीं, हम m बाय K की वैल्यू, G को लेफ्ट साइड ले आओ, L अपॉन G इज इक्वल टू M अपॉन K होना चाहिए कि नहीं? तो अब आप चाहें तो इसी स्टेप से रिलेट कर सकते हैं। हमने क्या कहा था? फॉर्मूला क्या? 2π√m अपॉन K, 2π√m अपॉन K, M अपॉन K की वैल्यू क्या है? L अपॉन G। तो यहां पे भी आ गया 2π√L अपॉन G। सिंपल पेंडुलम में भी सेम आया था, लेकिन वहां L थी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यहां L क्या है? एक्सटेंशन। यहां यही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि जैसे मास हमने लोड किया तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन तक आने के लिए अभी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, अभी ये यहीं पे रेस्ट कर रहा है। तो मीन पोजीशन तक, ये टोटल लेंथ नहीं है स्प्रिंग की, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शायद ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होगा, नहीं, स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया मीन पोजीशन तक आने के लिए। ठीक है, क्लियर? अब हमने क्या किया, अभी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा, अब हमने इसको ऑसिलेट करवाना है। तो ऑसिलेट करवाने के लिए हमने इसको स्ट्रेच किया, अभी ये इक्विलिब्रियम पे, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो हमने यहां से इसको नीचे स्ट्रेच किया, और ये मास m है, मान लीजिए हमने इसको डिस्प्लेसमेंट कितनी दी? y। कितनी डिस्प्लेसमेंट दे दी? y। हालांकि इसकी ओरिजिनल लेंथ ये है,
तो अब रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होनी चाहिए? टोटल रीस्टोरिंग फोर्स F2 जो है वो K टाइम्स L प्लस वाई होगी कि नहीं? दैट शुड बी इक्वल टू अब टोटल स्ट्रेच यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? L प्लस वाई। तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होनी चाहिए? L प्लस वाई। यस नो? यस सर। समझ आ रही है बात? तो अगर मैं बोलूं यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है, ये तो होगी रीस्टोरिंग टोटल ओरिजिनल लेंथ तक आने के लिए, बट फिलहाल इसकी मीन पोजीशन तो O है, तो यहां तक आने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स कितनी? यहां पे नेट फोर्स 0 है। सर इसमें कंडीशन लेंथ L है, इक्विलिब्रियम पोजीशन सेकंड डायग्राम पे आ रही है। हाँ, इक्विलिब्रियम ये है। तो पहले डायग्राम पे कंप्रेस नहीं किया हमने। समझे नहीं? पहले ये लेंथ थी ना, स्प्रिंग ऐसे ही रखा था, स्प्रिंग के साथ मास सस्पेंड करो। अनलोडेड स्प्रिंग। हाँ, ये अनलोडेड है, ये लोडेड है। Yes, तो इक्विलिब्रियम तो ये है ना, ये जो फोर्स है इसकी टेंडेंसी क्या है? इसको यहां तक लाने की। वो पर जैसे यहां तक आएगा Yes. तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां ऑलरेडी एक फोर्स है, ये वाली जो mg के साथ बैलेंस हो गई। यस सर। तो रीस्टोरिंग फोर्स टोटल थोड़ी लेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स तो देखेंगे जो एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हुई है ना? यस सर। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होनी चाहिए? जो एक्स्ट्रा फोर्स हमने ऐड की। यस सर, नो? यस सर। चलो, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक्सप्रेशन से समझाऊंगा। तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है F, वो होनी चाहिए F2 माइनस F1, इजंट इट सो? क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी F1 तो एक्ट कर रही है, एक्स्ट्रा जितनी एक्ट कर रही है वो होगी F2 माइनस F1। तो F2 माइनस F1, F2 है K टाइम्स L प्लस वाई माइनस K टाइम्स L। जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू K इंटू वाई। और वैसे भी हम जानते हैं एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कितनी दी है भाई, नहीं तो आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब अपवर्ड फोर्स है K टाइम्स L प्लस वाई और डाउनवर्ड है mg, और ऑलरेडी हमने कहा कि mg किसके इक्वल है? K इंटू L। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स जो F होगी वो दिस माइनस दिस होगी। समझ आ गया? यस सर। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आई? K इंटू वाई। अब हम आते हैं बेटा रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन शुड बी फोर्स अपॉन मास, इजंट इट सो? यस सर। जब फोर्स अपॉन मास है तो फोर्स कितनी है? K इंटू वाई अपॉन है। फिर से वही आ गया, K और M कॉन्स्टेंट्स हैं। This implies that acceleration is directly proportional to y and directed opposite to it. मीन पोजीशन। हाँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट। ठीक है, therefore it executes SHM। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये बॉडी SHM एग्जीक्यूट करेगी। एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देता हूं। एंड अगर SHM है तो टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? 2 पाई रूट वाई अपॉन ए। इस इक्वेशन से y अपॉन ए की वैल्यू निकालें। y अपॉन ए की वैल्यू क्या आ रही है? m बाई के आ रही है। मैंने पहले भी कहा था ये फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है ही। तो यहां पे रीजन आप लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y अपॉन ए इज इक्वल टू m अपॉन के। तो ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। अब जरा आप 4 को और 2 को रिलेट करो, m बाय k की वैल्यू। यस, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 व्हाट डू वी गेट? वी गेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g। तो वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग में 2 पाई रूट m अपॉन k तो जनरल फॉर्मूला है ही है ना हर केस में। यस। तो वर्टिकली लोडेड स्प्रिंग में आप 2 पाई रूट L अपॉन जी भी यूज कर सकते हैं, 2 पाई रूट L अपॉन जी। लेकिन L क्या है याद रखना, लोड करते वक्त जो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने के लिए, मीन पोजीशन तक आने के लिए कितना स्ट्रेच हुआ वो लेंथ L है, ना कि टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एक्सटेंशन नहीं नहीं, एक्सटेंशन ही है स्प्रिंग में, एक्सटेंड होके इक्विलिब्रियम तक आया ना भाई। पहले तो इक्विलिब्रियम है, अप्लाइड फोर्स नहीं है तो रिस्टोरिंग भी कोई नहीं चाहिए। अब आपने वेट सस्पेंड किया तो फोर्स अप्लाई की तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ये नीचे चलना शुरू हो गया, ये नीचे खींचना शुरू हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स आई, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले थोड़ा स्ट्रेच हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स कम थी। मान लो अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, इसका वेट है 5 न्यूटन। जब इतना स्ट्रेच हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स है 1 न्यूटन, डबल हुआ 2 3 4 5,
ये एक ऐसी स्टेज आ गई कि रिस्टोरिंग भी 5 और जो वेट सस्पेंड किया वो भी 5। अब यहां पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यस सबको क्लियर हो गया है? यस सर। हाँ, कीजिए नोट इस पर जल्दी से। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। डन? यस सर। ओके, अब लास्ट में बेटा एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा है यहाँ पे, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और दूसरी कैटेगरी है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। क्या होते हैं डैम्प्ड और अनडैम्प्ड? मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिए जरा आपको समझ आता है कि नहीं। अभी तक जितने ऑसिलेशंस को हम स्टडी करके चल रहे थे, हम यही मान के चल रहे थे कि वो अनडैम्प्ड नेचर के। अनडैम्प्ड मतलब वक्त के साथ उनका एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये प्लस ए है, यहाँ पे ये माइनस ए है, तो ये इन्हीं के बीच में लगातार ऑसिलेट किए जा रही होगी। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की अगर ऑसिलेशंस कहीं पे पैदा हो रही हैं तो वो कैसी ऑसिलेशंस हैं? अनडैम्प्ड। मतलब अभी तक जब हम ऑसिलेशन मान रहे थे, कोई भी ऑसिलेशन स्टडी करते हैं, हम यही मान रहे थे कि वो अनडैम्प्ड है, बट प्रैक्टिस में ऑसिलेशन डैम्प हो जाते हैं। थ्योरेटिकली अगर आप एक पेंडुलम को ऑसिलेट करवाओ तो उसकी ऑसिलेशन कभी डाई आउट नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली डाई आउट हो जाती है। क्यों डाई आउट होती है? क्योंकि हर साइकिल में उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग एक्ट करता है। जब वो एयर के अंदर मूव कर रहा है तो एयर उसके मोशन को अपोज करेगी। स्टोक्स लॉ में पढ़ा था विस्कस ड्रैग, 6 पाई ईटा आरवी। तो इन फोर्सेस को हम बोलते हैं डिसिपेटिव फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? डिसिपेटिव। तो जब भी डिसिपेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो एनर्जी खर्च करती हैं या एनर्जी वेस्ट करती हैं। डिसिपेटिव फोर्सेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस, जिसको हम एयर फ्रिक्शन कह सकते हैं, एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, विस्कस ड्रैग कह सकते हैं, किसी भी तरह की ऐसी फोर्स कोई यहां पे प्रेजेंट है जो मोशन को अपोज कर रही है। तो जब मोशन को अपोज कर रही है वो फोर्स, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा कि नहीं? यस। जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मोशन कम होगा, और जब काइनेटिक कम होगी तो धीरे धीरे पोटेंशियल भी कम होती जाएगी, वो उस लिमिट तक नहीं जा पाएगा दूर। ओवरऑल इसकी एनर्जी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। या सिंपल शब्दों में कहें, टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल होती है हाफ के इंटू ए का स्क्वायर। यही होती है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। अगर हर साइकिल में एनर्जी वेस्ट होगी तो अगले साइकिल का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो यहां पर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो कुछ इस नेचर की ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। शुरुआत में एम्पलीट्यूड हाई है, हर साइकिल के बाद एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होता जा रहा है, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम करते 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 धीरे धीरे एक स्टेज आएगी कि ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो जाएंगी। तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। यहां एम्पलीट्यूड अगर आप देखो तो लगातार डिक्रीज करता जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड ऊपर से नीचे,
और नेचर में प्रैक्टिस में हमें डैम्प्ड ही मिलती है हर जगह। इसी पेंडुलम को अगर मैं यहां ऑसिलेट करवाऊं तो ये जल्दी डैम्प हो जाएगा। अगर मैं ये चैम्बर ऐसा बना दूं जिसमें वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो वैक्यूम में वो कई गुना ज्यादा टाइम तक ऑसिलेट करता है। थ्योरेटिकली तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट पीरियड के लिए ऑसिलेट करेगा, बट प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं वहां पे भी डैम्प होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त के बाद जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया डैम्प्ड ऑसिलेशंस और अनडैम्प्ड। इसमें कोई डाउट? ओके, जब हम कह रहे हैं डैम्प्ड और अनडैम्प्ड तो इनको अगर हमें स्टडी करना हो तो इनके लिए भी कुछ इक्वेशंस होनी चाहिए। अनडैम्प्ड के लिए तो हमने लिखी थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये इक्वेशंस हमने लिखी थी। तो अब याद रखिएगा बेटा, अगर ये डैम्प्ड मोशन होगा तो डैम्प्ड मोशन के केस में पोजीशन एज अ, ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो है तो इसकी जनरल इक्वेशन y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं लिखूं तो पहले क्या थी a sin ओमेगा t। एनसीईआरटी में यहां कैपिटल ए लिखा है, बट मैं कैपिटल ए इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं हर जगह कैपिटल ए एक्सेलरेशन के लिए, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन के लिए यूज कर रहा हूं। मैं स्मॉल ए ही लिखूंगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल a इंटू ई, यूलर्स कांस्टेंट। याद है e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, इट्स अ मैथमेटिकल कांस्टेंट। हाँ, a इंटू ई टू द पावर माइनस b t अपॉन 2m। समझाता हूं एक चीज इसकी, पहले लिख के जाओ। e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m, कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है, ओमेगा डैश t प्लस फाइव, प्लस माइनस फाइव कुछ भी इनिशियल फेज अगर है तो जहां a cos ओमेगा t था, a cos ओमेगा t की जगह ये आ जाएगा। नॉर्मली इक्वेशन क्या होती थी, y या x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। cos जरूरी नहीं है, साइन वाली भी आ सकती है। तो अगर आप यहां पे साइन लिख रहे हैं तो यहां पे भी साइन आ जाएगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? साइन और कॉस दोनों तरह की इक्वेशंस हो सकती है, तो साइन आए या कॉस आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है इसकी इक्वेशन जब हमने लिखी तो साइन या कॉस फंक्शन का जो कोफिशिएंट है बेटा, ये वाला जो बाहर वाला पार्ट, ये क्या बताता है हमें? ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। दिस इज एम्पलीट्यूड। अब देखिए, अभी तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता था, क्या अब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड जो है, इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं a डैश लिखूं तो ये एम्पलीट्यूड है a इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, अगर तो पावर पॉजिटिव होती तो हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बट पावर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। वही चीज हमने वहां पे डिस्कस की। तो समझ आ गया इसका एम्पलीट्यूड? ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, तो आपने यही इक्वेशन उठानी है, a डैश की वैल्यू क्या पुट कर देनी है? a/2। अगर आपसे पूछा जाए किस टाइम पे एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा तो आपने a डैश को इसको लिख देना a/2 इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर दिस। सब बी है। हाँ 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 उसमें ठीक है, ये बात समझ आई आपको? यस सर। पावर नेगेटिव है तो एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जा रहा है। अब यहां पे सवाल आ रहा है कि ये b क्या चीज है। तो याद रखना, यहां डिसिपेटिव फोर्सेस की बात की थी मैंने, यहां डिसिपेटिव फोर्सेस होंगी जो एनर्जी डिसिपेट करेंगे। जैसे स्टोक्स लॉ में आपने पढ़ा था, विस्कस ड्रैग क्या होता है? 6 पाई ईटा आर बी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और नॉट? यस सर। तो अगर ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता, किसी विस्कस मीडियम में ऑसिलेट कर रहा होता, तो ये बी होता जो वेलोसिटी का कोफिशिएंट है। मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, जो डैम्पिंग फोर्स है ना एफ डी, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बी। डैम्पिंग फोर्स, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्या विस्कस ड्रैग एक्ट करेगा? नो सर। ये जो मोशन होगा तो मोशन को अपोज करेगा। जितना ज्यादा मोशन उतनी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा मोशन जितनी ज्यादा वेलोसिटी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो बी यहां पे आता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ है? यस सर। कर लीजिए नोट।
तो क्या इसमें फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी या फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी? तो चेंज होगी। चेंज होगी। इक्वेशन में हमने क्या लिखा? ओमेगा डैश, इसका मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा। यस सर। तो ये डिफरेंट तो होगा उस ओमेगा से और लगातार टाइम के साथ बदलता जाएगा। ओमेगा टाइम के साथ बदलेगा। तो ओमेगा डैश के लिए भी एक एक्सप्रेशन आप अलग से लिख लीजिए। ओमेगा डैश, नॉर्मली ओमेगा क्या होता है? रूट ऑफ के अपॉन एम, याद है? बताया था के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होता है? रूट ऑफ के अपॉन एम। लेकिन अब आपने क्या करना है? ओमेगा डैश जो है दैट इज के अपॉन एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m का स्क्वायर। मतलब ये जो है ना t का कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन 2m, उसका स्क्वायर माइनस कर दें, b बाई 2m का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है k अपॉन m में से। ठीक है? यस तो सर। ये याद रहेगा। यस सर। हालांकि हम चाहे तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि हम इसके ऊपर इतना टाइम लगाएं। अगर आपको बेसिक समझ आ गया, आपका दिमाग पकड़ पा रहा है इक्वेशंस को, तो आप इस इक्वेशन को भी समझ गए होंगे अभी तक। ठीक है, क्लियर हो गया ये? कोई डाउट इसमें? सो विद दिस योर एसएचएम इज कंप्लीट। अब अगला चैप्टर हमारा वेव्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में भी वेव की कुछ एक्सप्रेशन वगैरह जो भी डिराइव करूंगा वहां जाके यूज करनी है। कुछ एक क्वेश्चन है छोटे छोटे वहां पे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव की इक्वेशन गिवन और मैग्नेटिक फील्ड की वेव की इक्वेशन आपको बनानी है। तो उसमें इक्वेशन के कंसेप्ट क्लास 11 से उठाएंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट 12th का उठाएंगे, दोनों को मिला के फिर हम वैसी इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। ठीक है? इस चैप्टर में अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं मुझे? ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। ओके, अब मुझे बताइए बेटा जी, आपके कोई डाउट्स थे इसके क्वेश्चंस में, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में? उस दिन आपने कुछ कहा था क्वेश्चन नंबर 7, 8 वो हुए थे कि नहीं? क्लियर है? और बताइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 11, 12 जिसमें सर्कल ऑफ रेफरेंस आपको ड्रॉ करने हैं, हो गया? टॉपलिंग फोर्स वाले बता दो एक बार। कौन से? टॉपलिंग फोर्स वाला सर आपने बोला था, बताइए। अच्छा हाँ, टॉपलिंग वाला कंसेप्ट, चलो वो तो बताता हूँ। एसएचएम का बताओ मुझे बेटा। एक लॉज ऑफ मोशन में एक कंसेप्ट था, जब हम बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ साइकिल्स, ये सब चीजें कर रहे थे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बताई थी, कंडीशन टू प्रिवेंट टॉपलिंग ओवर। एक होता है अगर फ्रिक्शन कम है, कंडीशन टू प्रिवेंट टॉपलिंग ओवर। टॉपलिंग ओवर, टॉपलिंग ओवर मतलब पलटना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है, इसका पाथ अगर सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने के लिए किसी भी बॉडी के पास सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। इस पाथ पे अगर ये कोई बॉडी चल रही है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, कोई कार है, कोई बॉडी है, सपोज कोई कार, कोई ट्रक इस सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है, इसका पाथ सर्कुलर है, पक्की बात है, इसको सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स इस पे डायरेक्टेड होनी चाहिए। और वो फोर्स कहां एक्ट करती है? अगर रोड लेवल्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड रोड, क्योंकि अगर ये सीधा जाता तो ये बाहर को स्लिप हो जाएगा, तो इसकी स्लिपिंग को कौन रोकेगा? वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग स्लिपिंग। अगर टायर पुराना हो चुका है, या रोड गीला है, रोड में कीचड़ है, या किसी भी कारण से फ्रिक्शन कम है, या रोड पे लुब्रिकेटिंग ऑयल गिरा हुआ है, तो क्या होगा कि ये व्हीकल चलता चलता अपनी तरफ से टर्न तो करेगा, बट टर्न कर नहीं पाएगा, ये स्लिप करता हुआ बाहर को चला जाएगा। ऐसा होता है, नहीं तो मूवीज में देखें बड़ी हाई स्पीड में कोई अगर टर्न करता है, अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिली, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या है? mv²/r। जितनी ज्यादा स्पीड से जाओगे उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। प्रोवाइड किसने करनी है? फ्रिक्शन है। इसकी तो एक अपर लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो अगर स्पीड आपने एक्सीड कर दी तो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगी, तो ये बॉडी सर्कल में ना घूम पाएगी, इस पाथ को छोड़ के ये सर्कल से बाहर चली जाएगी। तो ये फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिवेंट स्लिपिंग, फॉर प्रिवेंटिंग स्लिपिंग।
लेकिन अब हम स्लिपिंग वाला केस नहीं ले रहे। जो बैंकिंग ऑफ अ रोड किया वो भी हमने स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और अगर लेवल कर्व्ड रोड है उसमें मैंने कहा था म्यू शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। Yes, sir. बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट में म्यू की जगह tan थीटा आ गया था, फॉर्मूला ऐसा ही आया था। बैंकिंग ऑफ रोड में भी अगर फ्रिक्शन को इंक्लूड ना करें तो यहाँ tan थीटा आया था, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पलटने की। मान लो फ्रिक्शन सफिशिएंट है, ये व्हीकल स्लिप तो नहीं होगा, या कई बार वो डिस्कवरी में प्रोग्राम्स आते हैं डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स या कुछ, उसमें भी अगर आप देखें तो गाड़ियां पलट जाती हैं ऐसे टर्न्स पे। और अक्सर अगर कोई गाड़ी को ट्रक ओवरलोडेड है, टॉप में ऊपर तक ज्यादा सामान रखा, तो उसके पलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हम कॉमन सेंस से जानते हैं, बिना लॉजिक अप्लाई किए, है ना। Yes, sir. जिस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जितनी कम होगी, जो ग्राउंड के जितना करीब होगी, उसके पलटने के चांसेस उतने कम होंगे। फरारी वगैरह इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल कम होती है और वो सेफ होती है, वो कभी पलटती नहीं है। तो आप समझते हैं ये गाड़ी अगर पलटेगी तो क्यों, और अगर कोई पलटने से इसको रोकेगा तो वो कौन है, ठीक है। जब ये बॉडी टर्न कर रही है, बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर दें, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें हमें एक स्यूडो फोर्स अपीयर होती है M इंटू ए। हाँ, जैसे यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो स्यूडो फोर्स है, तो मैं यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां एक्ट करेगी, अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि पूरी बॉडी को हमने इमेजिन कर लिया एक पॉइंट पे, तो यहां पे ये आ गई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको नाम दे देता हूं एफ सी डैश। न्यूमेरिकली ये भी किसके इक्वल होगी, mv स्क्वायर बाय r के इक्वल, Yes, sir. ठीक है। सपोज इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, लेट अस से दैट हाइट इज h, ठीक है। अगर ये पलटेगा, अगर ये बॉडी पलटेगी तो कहां पलटेगी, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे घूम जाएगी ना, ग्राउंड के कांटेक्ट में ये पॉइंट होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास करेगा, इसकी वजह से टॉर्क एक्ट कर रहा है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क। तो फोर्स कितनी है बेटा, फोर्स है m v स्क्वायर बाय r, ये फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, h। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टॉर्क एक्ट कर रहा है, जो टॉर्क इस व्हीकल को टॉपल कराने की कोशिश कर रहा है, इसको पलटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन पलटने से अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा, तो जरा देखते हैं और कौन कौन सी फोर्स है। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन खुद इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क होगा नहीं। दूसरा, इस बॉडी का अपना वेट एक्ट कर रहा है कि नहीं, यस सर। तो इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, यहां से mg, यस सर। Yes, sir. इसका वेट यहां एक्ट कर रहा है mg। मान लीजिए टायर बेस जो है, दोनों टायर्स के बीच की सेपरेशन जो है वो x है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसका टॉर्क कितना होगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो ये एंड फिक्स्ड है, तो मैं यहां फोर्स लगाता हूं, ये एंड अगर फिक्स्ड है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, और अगर ये एंड फिक्स करके इधर टॉर्क, इधर फोर्स लगाऊं तो क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज, जो उसको पलटाने की कोशिश कर रहा है। इसके वेट की वजह से इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको पलटने से रोक रहा है। अगर तो दोनों टॉर्क्स बैलेंस्ड होंगे तो व्हीकल विल नॉट टॉपल ओवर। अगर ये टॉर्क एक्स्ट्रा हो गया तो पलट जाएगा, ठीक है। सो कंडीशन क्या है, ये कम होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए। तो आइडियली कंडीशन में हमें लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना चाहिए, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू Yes, sir. टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द वेट। वेट का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, तो वेट कितना बेटा, वेट है mg, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, x/2, तो mg इंटू x/2 होगा कि नहीं, m और m कैंसिल आउट हो गए, तो ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। इस कंडीशन को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। अगर h और ये x सब फिक्स हो चुका है, नॉर्मली x तो फिक्स्ड होता है गाड़ी के लिए, दो टायर्स के बीच की सेपरेशन वो तो फिक्स्ड है, और जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट भी फिक्स्ड होती है। क्यों मैंने कहा कि जो ओवरलोडेड ट्रक है उनके पलटने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप मास और ऊपर और ऊपर और ऊपर भरते जाओगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, तो h की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये पलटाने वाला टॉर्क है ना, Yes, ये बढ़ sir. जाएगा, ठीक है। टायर जो रेडियल टायर जो लोग यूज करते हैं, कुछ टायर्स गाड़ी से भी बाहर स्ट्रेच हो रहे हैं, यस सर। वो सेफ्टी बढ़ाते हैं, गाड़ी को पलटने से बचाएंगे, क्योंकि वहां पे आप क्या बढ़ा रहे हैं, x। तो ये वाला जो टॉर्क है ये पलटने से बचाने वाला टॉर्क है, ठीक है। एनीवे, यहां से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं फाइनली v का फॉर्मूला,
तो v शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इस r को यहां ले आओ, r g x अपॉन 2h, या की वेलोसिटी की टर्म्स में। या अगर आपको बड़ी हाई स्पीड पे जाना है, मान लो कार में भी ट्रेवल कर रहे हैं, पलटने से बचाना चाहते हैं तो क्या करो, कुछ ईंटें ले लो, कुछ हैवी मटेरियल ले लो, कार में नीचे रख दो बेस में। जितना मास नीचे जाएगा, हैवी मास अगर आप नीचे रखते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट कम हो जाएगी, ये h कम हो जाएगा तो ये वाला टॉर्क कम हो जाएगा, ये टॉर्क कम ही होना चाहिए इसके मुकाबले। जैसे यहां देख लो, h कम हो गया तो सेफ स्पीड लिमिट बढ़ जाएगी, ज्यादा स्पीड से आप सेफली ट्रेवल कर पाएंगे, ठीक है। h बढ़ गया तो भी आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, तो यहां h को कम करो या x को बढ़ा दो, दो टायर्स के बीच की सेपरेशन बढ़ा दो तो भी सेफ्टी बढ़ जाएगी, या हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। इसलिए मारुति ओमनी वैन, उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होगा बाकी गाड़ियों से, क्योंकि ऊपर तक ऐसे सीधे यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड है, तो इसलिए उसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम होती है दूसरी कार्स के मुकाबले में, क्योंकि उसको पलटने से अगर बचाना तो ये हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ बेटा, और बताइए। तो नेक्स्ट बेटा ये जो क्वेश्चन है, अ पर्सन normally weighing 60 kg stands on a platform which oscillates up and down harmonically at a frequency of 2 per second and amplitude is 5 centimeter. If a machine on the platform gives the person's weight against time t, deduce the maximum and minimum readings it will show. Okay. तो पर्सन का मास 60 kg है, प्लेटफॉर्म की फ्रीक्वेंसी 2 पर सेकेंड है और एम्पलीट्यूड 5 है। तो यहां पर एपरेंट वेट का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। आपको याद है, अगर कोई प्लेटफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है, एपरेंट वेट इन एलिवेटर इन अ लिफ्ट, आपने ये पढ़ा था। Yes, sir. अगर किसी एलिवेटर के अंदर कोई आदमी यहां अपवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन में, तो इसका एपरेंट वेट W डैश, यहां हम कहते थे नॉर्मल रिएक्शन, फ्लोर कितना रिएक्शन देगा, फ्लोर को जितना भारी ये फील होगा, दैट इज m टाइम्स g प्लस a। Yes, sir. और अगर यही प्लेटफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड हो एक्सेलरेशन a के साथ, तो यहीं पर एपरेंट वेट या नॉर्मल रिएक्शन या एपरेंट वेट दैट इज m टाइम्स g माइनस a होगा, है ना। तो जब जब अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा नीचे वेइंग मशीन है और प्लेटफॉर्म अपवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, मेरा मास अगर 60 kg है तो वेइंग मशीन उससे ज्यादा रीडिंग देगी, Yes, sir. है ना। यस सर, जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से ऊपर जाऊंगा उतनी ज्यादा रीडिंग बढ़ेगी, और अगर ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेइंग मशीन की रीडिंग कम आएगी, Yes, sir. और जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन से आऊंगा उतनी मिनिमम रीडिंग आएगी। यस सर, ये बात समझ आई सबको Yes. अच्छे से? Yes. ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये वेइंग मशीन कब ज्यादा और कब कम रीडिंग देगी, है ना। एक बात तो पक्की है, जब डाउनवर्ड होगी तो रीडिंग कम देगी, जब मोशन डाउनवर्ड होगा और एक्सेलरेटेड होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो रीडिंग सबसे कम, जब अपवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो रीडिंग ज्यादा आएगी, और जब एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा। तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, सपोज ये इन लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन आ गई, सपोज दिस इज मीन पोजीशन O, ये ऊपर आया यहां तक इस एक्सट्रीम तक, सपोज यहां तक इस एक्सट्रीम तक जा रहा है और नीचे ये इस एक्सट्रीम तक आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर गया प्लस A पोजीशन पे, नीचे आया माइनस A पोजीशन तक, इनके बीच में ये ऑसिलेट कर रहा है, ये वाला प्लेटफॉर्म, ये आदमी वेइंग मशीन पे कर रहा है। हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो है वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हाईएस्ट कब होगी, जब y की वैल्यू हाईएस्ट होगी, मतलब एक यहां पे और एक यहां पे, है ना। यस सर। Yes, sir. यहां पर जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां को डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड्स, और वैल्यू क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इनटू a, है ना। यस सर, राइट। और यहां पे भी एक्सेलरेशन है, यहां पे भी, बट जितना दूर जाएंगे मीन पोजीशन से उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन। तो जब ये इस पॉइंट पे होगा तो एक्सेलरेशन तब भी ओमेगा स्क्वायर a है, बट डायरेक्टेड कहां है, अपवर्ड्स। यस सर, Acceleration is omega square into a, but it is directed upwards, right? तो जब अपवर्ड डायरेक्टेड होगी तो वेट की रीडिंग ज्यादा आएगी, यस सर, ठीक है।
तो यहां पे जब ये बॉटम वाली पोजीशन पे आएगा तो यहां पे रीडिंग मैक्सिमम होगी, रीडिंग मैक्सिमम होगी, उसके वेट की रीडिंग मशीन जो देगी वो मैक्सिमम देगी। समझ आ गई ना? क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू हाईएस्ट है। और कितनी रीडिंग देगी ये मशीन? रीडिंग मशीन मास की रीडिंग देगी कि वेट की? मास की। रीडिंग किसकी देगी? वो मास की। मास क्या होता है? वेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो रीडिंग आएगी m की, मान लो इन पोजीशंस को नाम दे देता हूं a और b, तो अगर ये पोजीशन b है तो पोजीशन b पे जो मास की रीडिंग आएगी, ये जो वेट होगा पोजीशन b पे, वेट अपॉन मास ऑफ द बॉडी, वेट क्या होगा? m टाइम्स g प्लस a, तो ये होगा m टाइम्स g प्लस ओमेगा स्क्वायर, g प्लस, समझ आ गया ना? ओमेगा स्क्वायर। तो डिवाइड बाय g कर दो, ये इसकी रीडिंग आएगी। ये जब हाईएस्ट पॉइंट a पे होगी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, डिवाइडेड बाय m, सॉरी g नॉट m, g हमें m ही तो चाहिए, डिवाइड बाय g। जब हाईएस्ट इस पॉइंट पे होंगे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होगा। तो यहां पर जो मास की रीडिंग आएगी पोजीशन a पे, जो वेट है एपरेंट वेट एट a डिवाइडेड बाय g, और जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है m टाइम्स g माइनस a, यानी कि m टाइम्स g माइनस ओमेगा स्क्वायर a। यहां पर a एम्पलीट्यूड है, वो a एक्सेलरेशन की, ये एम्पलीट्यूड है, डिवाइड बाय द g करेंगे तो हमें मिल जाएगी रीडिंग। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में आपको मास गिवन है 60 kg, g की वैल्यू आपको पहले से पता है, ओमेगा इनडायरेक्टली गिवन है क्योंकि आपको क्या गिवन थी? फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी देखना जरा कितनी है? 2 है शायद, 2 है ना? तो 2 पाई इंटू 2 मतलब इट इज 4 पाई। अब आप चाहें तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है। क्या आपको एम्पलीट्यूड पता है? 5 क्या यूनिट? मीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो फिर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 करेंगे। यस। ओमेगा पता है, जी पता है, एम पता है, ए पता है। वैसे यहाँ पे भी वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग्स मिल जाएंगी, कितनी आएंगी मास की और कितनी होंगी ये भी पता चल गया। यस सर। नेक्स्ट, बस कोई डाउट नहीं है।